आपने तीफी भट्ट साहब का ऑडियो बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि यार मैनू मार लेंदे, मेरे मुंडिया नू मार लेंदे, मेरा भनवैया ना मार दे, मेरी भैन नाल सी। तीफी भट्ट ग्रुप के पहले किसी शख्स का कत्ल हुआ इस दुश्मनी में, और वो शख्स भी उनका बहनोई, जिसका इस दुश्मनी से दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं था। मैंने खुद देखा उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन शूटर ने जो इतराफ़ किया है उसने कहा कि अमीर मौसम ने हमें ये टास्क दिया था और मैं अकेला था और मेरे साथ फलां साथी मौजूद था। जब वो डायरेक्टली ही अमीर मौसफ का नाम आ गया तो उससे इन दो ख़ानदानों के दरमियान या दो ग्रुप कह लें आप कि दुश्मनी की जो आग है वो ताज़ा होगी, बल्कि बढ़ गई। अमीर मौसफ को जो है मिसल में 109 में शामिल किया जाएगा या 302 उस पर लगेगी। जुर्म की दुनिया में कभी भी खैर नहीं होती, लड़ाई झगड़ों में कभी भी खैर नहीं होती। वो इंसान खुद नहीं पिसता, वो पीछे पूरी अपनी फैमिली को लेके पिसता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, जावेद भट्ट के जो कत्ल में अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें जो उनके मुलजिमान थे वो ट्रेस कर लिए गए हैं। शूटर अज़हर और उसके साथी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके इंकशाफ ने हिला के रख दिया है पाकिस्तान की मीडिया को। उन्होंने इंकशाफ किया है कि अमीर फ़तेह ने नहीं, हमें अमीर मौसफ ने ये जॉब डन करने के लिए कहा गया था। इस जॉब के लिए 5 लाख रुपए एडवांस और 5 मरला के घर की ऑफ़र दी गई थी। क्या डेवलपमेंट है, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, और ये जो मज़ीद इंकशाफ हो रहे हैं ये तो दिल दिला देने वाले हैं। मियाँ साहब, ये जो अब हालिया इंकशाफात हुए हैं वे किसी भी शक्ल में ओवरऑल को ठीक नहीं है इन दुश्मनियों के हवाले से, कि ऐसे मामला दुश्मनियों को हमेशा हवा देते हैं, इससे दुश्मनियाँ थमती नहीं हैं। तो चूँकि तीफी भट्ट ग्रुप के पहले किसी शख्स का कत्ल हुआ इस दुश्मनियों में, और वो शख्स भी उनका बहनोई, जिसका इस दुश्मनी से दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं था, तो ये चीज़ जो है आने वाले वक्त में ख़ासी नुकसानदेह साबित हो सकती है इन दुश्मनियों के हवाले से। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ख़ुद ये दुआ भी की थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जब तक शूटर नहीं थे पकड़े गए, या पकड़े भी जब गए थे तो इंकशाफात सामने नहीं थे आए, कि एक तीसरी क़ुव्वत का भी कहा जा रहा था कि इसमें कोई तीसरी क़ुव्वत ना इन्वॉल्व हो। अब चूँकि हम लोग काफ़ी दिन से ये बात कर रहे हैं कि अमन ओमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए और इन दोनों ख़ानदानों में एक सुकून वाली लाइफ के लिए सुलह बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर कोई तीसरी क़ुव्वत इन्वॉल्व हुई तो मे भी रंजिश बढ़े ना, लेकिन जब वो डायरेक्टली ही अमीर मौसफ का नाम आ गया तो उससे इन दो ख़ानदानों के दरमियान या दो ग्रुप कह लें आप कि दुश्मनी की जो आग है वो ताज़ा होगी, बल्कि बढ़ गई। उसमें अब जो एक कमी आने के जो चांसेस थे वो एक धुंधले से हो गए हैं। पाशा साहब, मेरा यहाँ सवाल है कि कहीं सोशल मीडिया पे मासूमाना वीडियो पैगाम जारी किए जाते हैं कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, अमीर फ़तेह हो या अमीर मौसफ हो या कैसर भट्ट हो, लेकिन दूसरी जानिब जब मुलजिमान शूटर गिरफ़्तार होते हैं वो इंकशाफ करते हैं कि जी हमें टिप जो है अमीर मौसफ ने दी। मुलाकात जो थी वो उनके जो मुलाजिम था, जो उनके खासा काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, जिस पर बड़ा एतमाद था, उसने मुलाकात करवाई और ये तमाम जो मामला थे अमीर मौसम ने डन कराए, और तफ्तीश ने तो तमाम जो हालात थे वो बदल के रख दिए। देखें, कोई भी मुलज़म हो किसी भी मुकदमा में, कभी वो अपने बयान में ये कहेगा कि ये मैंने किया? बिल्कुल नहीं। तीफी भट्ट का इंटरव्यू सामने आया, तीफी भट्ट के उसके बाद 2 ऑडियो इंटरव्यू सामने आए। उन इंटरव्यूज़ में कहीं उन्होंने इस बात का कहा कि मैंने मीर बिलाश टीपू को मरवाया? नफ़ी कर रहे हैं ना कि मेरा कोई तल्लक नहीं है। कैसर भट्ट का भी बयान आया, अमीर फ़तेह का भी आया, अमीर मौसफ का भी एक बयान शामिल है। तो वो एक उनकी राय है, उनकी ओपिनियन है, उनका हक बनता है वो दें। असल चीज़ तो देखनी है पुलिस की तफ्तीश ने। पुलिस के पास एक मुकदमा है, एक ये अब छोटे मामलात नहीं है, और आप देख रहे हैं इतने महीनों से ये वो मामला है जो दब नहीं रहा। जब थोड़ा सा दबा था, खामोशी हुई थी, तो साथ ही एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आ गया, एक दफ़ा फिर इस केस को डिस्कस किया जाने लगा। अभी आप एहसन शाह के मामला से निकले नहीं थे तो जावेद भट्ट का कत्ल हो जाता है। अब जावेद भट्ट के कत्ल के बाद मज़ीद इस दुश्मनी में जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गई, और ना सिर्फ इसे इस वक्त हम पाकिस्तानी देख रहे हैं, हम लाहौर के शहरी इसको देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में इस दुश्मनी के हवाले से लोग ताज़ा अपडेट जानने के लिए कोशिश होते हैं। और इसमें बहुत सारे
हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो यहाँ पे तो मौजूद नहीं हैं, वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, मुझे इस हवाले से बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं उन भाइयों की। वो सारे ही बड़े वरिड हैं इस दुश्मनी को लेके और इसके मुस्तकबिल को लेकर, क्योंकि लोग अब मुस्तकबिल को देख रहे हैं, माजी को नहीं सोच रहे, हाल को नहीं देख रहे, वो तो देख रहे हैं मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो सो बात है कि इस दुश्मनी की आग को थमना चाहिए, थमेगी तो कोई नुकसानात नहीं होंगे। लेकिन जो हालात और वाक़यात अब बनते जा रहे हैं, इसमें अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत हो जाए कि ये दुश्मनी की आग थमती नज़र नहीं आ रही। ठीक है पाशा साहब, एफआईआर जो करवाई गई उसमें जो मतन था एफआईआर का, उसमें तो कहा गया था कि कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह दोनों अलग अलग बाइक पे सवार थे और जो मुदैया थी जो वहाँ इंजर भी हुई, उनकी बहन, मैंने खुद देखा उन्होंने गोलियां चलाई। लेकिन शूटर ने जो इतराफ़ किया है उसने कहा कि अमीर मौसम ने हमें ये टास्क दिया था और मैं अकेला था और मेरे साथ फ़लाँ साथी मौजूद था। तो क्या समझते हैं कि अमीर फ़तेह को और कैसर को एज मिलेगा इस बयान का? जी डेफिनेटली पहली बात है कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी तफ्तीश पुलिस ने करनी है और असल हक़ाइक़ को सामने लाना है। अगर पुलिस लॉयल होकर काम करे, और अभी पुलिस न्यूट्रल होकर ही काम कर रही है, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है, और अल्लाह करे पुलिस न्यूट्रल ही ले इन सारे केसेस के हवाले को। दूसरी बात है कि ये शक तो पहले दिन से तीफ़ी बट ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था और बड़ी खौफुली वो ये बात करते थे कि इसमें अमीर बलाश टीपू ग्रुप मुलव्वस है, और इसीलिए उन्होंने कैसर बट और अमीर फ़तेह को नामज़द भी किया। अच्छा, अब अमीर फ़तेह या कैसर बट मोटरसाइकिल पे हैं और तीफ़ी बट की हमशीरा का ये बयान है कि उन्होंने देखा है, तो इस चीज़ को साबित उन्होंने करना है या पुलिस ने अपनी तफ्तीश में देखना है कि आया उनके बयान में कितनी हकीकत है। दूसरी रही बात कि अभी तक किसी शूटर ने ये बात नहीं की कि उनके बैकअप में कैसर बट या अमीर फ़तेह मौजूद थे, तो सो डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें पहुंचेगा। दूसरी बात, असल जो अब जिस चीज़ का इंतज़ार किया जाएगा और किया जा रहा है वो है आरफ जो एक मेन करैक्टर है शूटर्स के और अमीर मौसम के दरमियान, क्योंकि शूटर्स का ये कहना है कि आरफ के ज़रिए उनकी मुलाकात जो है वो अमीर मौसम से हुई थी। अब देखना ये है कि जब आरफ गिरफ़्तार होता है तो वो क्या इंकिशाफ़ात करता है और आया क्या वो उन शूटर्स के बयानात की तस्दीक करता है कि वाकई ऐसा हुआ है या वो इन चीज़ से मुनकर हो जाता है। तो हमें इंतज़ार करना होगा अब आरफ की गिरफ़्तारी का और आरफ की गिरफ़्तारी के बाद उसके इंकिशाफ़ात का, और वो इंकिशाफ़ात जो पुलिस की तरफ से आए। हमें इस मौका पर हम सबको एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, हमें कोई बात अपने पास से नहीं करनी चाहिए जिसकी जो कोई अथेंटिक चीज़ हमारे पास जब तक ना हो, तो उसके लिए आरफ की गिरफ़्तारी का इंतज़ार करना चाहिए। पाशा साहब, आपने तीफ़ी बट साहब का ऑडियो बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि यार मैनू मार लेंदे, मेरे मुंडिया नू मार लेंदे, मेरा भनवैया ना मार दे, मेरी भैन नाल सी। आपको लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे किया गया है, एक बात की गई है, बताया गया है? उन्होंने दो बातें बड़ी अहम की उसमें। एक बात तो ये वाली भी की उन्होंने कि जो इसमें मुझे टारगेट कर लिया जाता, मेरे बेटों को कर लिया जाता, ये ना किया जाता, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, इसका मतलब है वो बहुत दुख में है। दूसरी बात उन्होंने एक बात ये भी की कि अगर तो वो लोग इस मामले में ना निकले, मुलव्वस ना हुए, तो मेरी तरफ से फूल बरसेंगे उनके लिए मोहब्बतों के, और अगर निकल आए तो एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ का मलाल डेफिनेटली तीफ़ी बट के दिल में भी होगा कि मेरी दुश्मनी की वजह से मेरे बहनोई को जो है निशाना बनाया गया, और इस चीज़ की दुख तकलीफ़ तो जहाँ होगी सो होगी। डेफिनेटली इंसानी जान किसी की भी चली जाए, बलाज कत्ल हुआ उसके घर में आज तक एक सदमा। मैं यहाँ पे एहसन शाह का भी जिक्र करूँगा कि अगर एहसन शाह जान की बाजी हार गया मुबैना पुलिस मुकाबले में, तो क्या उसकी माँ को तकलीफ़ नहीं है या उसके बहन भाइयों को तकलीफ़ नहीं है? डेफिनेटली होगी। इसी तरह जवेद भट्ट का जब कत्ल हुआ है तो यार जवेद भट्ट के बच्चे नहीं हैं या उनके बहन भाई रिश्तेदार नहीं, बहुत बड़ा कुंभा है, उन सबको इस बात की तकलीफ़ है। तो मर तो कोई भी जाए, किसी का भी मर जाए, उसको तकलीफ़ तो होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए होगी कि तीफ़ी बट के दिल में डेफिनेटली ये मलाल होगा कि मेरी दुश्मनी या मुझे टारगेट करने के बजाय मेरे बहनोई को टारगेट कर दिया गया है। तो अब आप खुद सोचें बात किस तरफ जाएगी। जाहिर बात है ये बात कोई अच्छाई की तरफ तो नहीं जाएगी। तो मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि दुश्मनी थमनी चाहिए, जो थमती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर
इसमें अमीर मौसब का, अमीर फ़तेह का या कैसर बट का कोई किरदार सामने ना आता तो फिर तो कुछ चांसेस थे कि कोई थोड़ी सी लचक पैदा हो जाए, लेकिन अब वो लचक वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अमीर मौसब को जो है मिसल में 109 में शामिल किया जाएगा या 302 उस पर लगेगी? अमीर मौसब चूँकि मौका पर नहीं है, अमीर मौसब के इमा पर हुआ है, उसके मशवरे से हुआ है, उसने टारगेट दिया, तो मेरा ख्याल है उसको 109 में रखा जाएगा। 302 कह के मौके पे कोई मौजूद होता तो उसकी जिस तरह अब कैसर बट या अमीर फ़तेह को मौके पे जाहिर करके उनको 302 में नामजद किया गया था। सर, ये कैसर बट, अमीर फ़तेह सोशल मीडिया पे आकर बयान दे रहे हैं कि हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। तो सर ये सामने आए, अदालतों का सामना करें, कानून का सामना करें, आके इंटरम करवाएं, क्यों नहीं करवा रहे? क्या मसला है? कोई डर है इनको? जी बिल्कुल, उसमें वो चाहे तीफ़ी भट्ट हो, चाहे कैसर भट्ट हो, चाहे अमीर फ़तेह हो, अमीर मौसब हो, आफ्टर ऑल इन लोगों ने कानून का सामना करना ही करना। क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अभी जहाँ तक रात तलक अभी हालिया वाक़यात का जो वाक़या जवेद भट्ट के बारे से हमने बात की है, तो मेरा एक अपना एक मतलब एनालिसिस कह सकते हैं आप या सोच कह सकते हैं, हो सकता है उनके अंदर क्या वो तो वो बेहतर जानते हैं। ज़ाहिर बात है कि अब वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों कि शूटर क्या इंकशाफात करते हैं, अब वो आरफ की गिरफ़्तारी का इंतज़ार करेंगे। ज़ाहिर है आरफ को गिरफ़्तार तो करना ही है, और आरफ क्या इंकशाफात करता है और हमारा क्या रोल बताता है, तो वो ये देखेंगे, उसके बाद आके अपनी सफाई में बयान देंगे, शामिल तफ्तीश होंगे या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है कि इसमें क्या निकलता है। शायद वो ये स्ट्रेटजी सोच के बैठे हों, लेकिन अल्टीमेटली इन सब लोगों को जो केस में नामजद है, चाहे वो अमीर बलाश टीपू कत्ल केस है, चाहे वो जवेद भट्ट कत्ल केस है, इन तमाम ने एक ना एक दिन कानून का सामना तो करना ही है। अब आगे कानून पे डिपेंड करता है, हमारे पुलिस तफ्तीश पे डिपेंड करता है, अदलिया पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेती है इनके बारे में। पाशा साहब, बड़ा अरसा हो गया आपको क्राइम को रिपोर्ट करते हुए, आपको नहीं लगता कि हमारा मीडिया गैंग वार का नाम इस्तेमाल करके शहर लाहौर में एक इंतशार फैला रहा है? दो ख़ानदानों की दुश्मनी को एक गैंग वार का नाम दे दिया जाना और लियारी के साथ मिलाना, आपको नहीं लगता कि शहरी इससे खौफ व हिरास में मुब्तला है? मियाँ साहब, मैंने तो कभी गैंग वार का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि कोई लफ्ज़ ये इस्तेमाल भी करे तो मैं उसे टोकता हूँ कि आप लोग क्यों गैंग वार का नाम ले रहे हैं? दो ख़ानदानों की दुश्मनी है, दो घरों की दुश्मनी है, इसको आप क्यों गैंग वार का नाम दे रहे हैं? अल्लाह ना करे आपको, अगर आप कहें जी लियारी वाले हालात वो दौर गुजर गए हैं। और अगली बात मैं कहूँ, ये पुलिस के लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है, और पुलिस ने इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, बड़े सख्त फ़ैसले किए हुए हैं दोनों ग्रुपों के हवाले से, वो कभी भी सर नहीं उठाने देंगे। और रही बात कि इंतशारी या अगर आप मीडिया के बारे से बात कर रहे हैं, तो हम सब को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ुसूसन सोशल मीडिया पे चूँकि बहुत ये चीज़ डिस्कस हो रही है, सिर्फ व्यूज़ लेने की खातर कोई ऐसे खौफनाक थंबनेल लगा देने और उसमें कोई बात ऐसी कर देनी या बात निकाल लेनी ऐसी कि ताकि हम एक सनसनीखेज़ी पैदा करें और लोग हमारे प्रोग्राम को देखें, तो वो तरीका ठीक नहीं है। हमारी की बात को लोग सुनते भी हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, और ये चीज़ को हमें ज़हन में रखना चाहिए। मैंने पहले आपको भी हवाला दिया कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमें दुनिया भर में देखा सुना जा रहा है, लोगों का जो है तवज्जो इस केस पे लगी हुई है। तो क्यों आप ऐसी इंतशारी बात करें कि जिससे एक मनफी पैगाम मार्केट में जाएँ और लोग खौफ व रास में मुब्तला हों? तो लिहाजा ये गैंग वार वाली बातें बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, और हर किसी का एक अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो ऐसी कोई बात नहीं है गैंग वार वाली। पाशा साहब, अगर टीपू ट्रक्का वाली ग्रुप की बात की जाए तो उनका भी सियासत में बड़ा असर सलूक था, और अगर बात की जाए तीफ़ी भट्ट का तो उनका भी सियासत में बड़ा असर सलूक था, क्योंकि उन्होंने हालिया इलेक्शन में एक ही जमात को सपोर्ट किया और उनके जो कैंडिडेट थे वो जीते भी और बड़ी बड़ी वजारत पे फाइज भी हैं। क्या समझते हैं कि ज़ोर लगा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि यार हमारी जान छुड़वाओ, कहाँ हम फंस गए हैं? कोई ऐसी है इतलात? जी बिल्कुल, इस वक्त ज़ाहिर है, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि इत्तफाक कह लें आप इस बात को कि दोनों ग्रुपों ने ही मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया इलेक्शन से पहले जो सेटअप बना। अच्छा, इन्होंने जिन कैंडिडेट्स की हमायत की या जिनके लिए कंपेन की वो जीते भी, ना सिर्फ जीते, अहम मुद्दों पे भी फाइज हैं, और ये कोशिश भी की जा रही है सपोर्ट लेने की अपने डिफेंस के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो इस वक्त पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ इन दो ग्रुपों के डिफेंस के लिए को किरदार अदा कर रही हैं, उन्हें चाहिए वो इनका डिफेंस करने की बजाय इन्हें टेबल टॉक पे बिठाएं
कि इस वक्त वो साहिब इक़्तिदार भी हैं, उनकी पावर्स भी हैं, और ये दोनों ग्रुप उनकी बात मानेंगे भी और सुनेंगे भी। और जब तक कोई तगड़े लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये लोग टेबल टॉक पे नहीं बैठेंगे। तो बजाय इसके कि अपनी तवानाइयाँ इनकी सिफारिश करने पे आप सर्फ करें, वही तवानाइयाँ इन दोनों ग्रुपों को टेबल टॉक पे लाने के लिए सर्व करें, तो उसके बेहतर नतीजे होंगे। बेहतर नतीजे होंगे। सर मुझे बताइएगा कि पुलिस में भी इन दोनों पार्टियों का बड़ा सलूक है और धड़े बने हुए हैं। कुछ ट्रका वाला ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और कुछ तीफी बट को सपोर्ट करते हैं। आपको आपके एनालिसिस क्या कहते हैं कि जो ये तफ्तीश है ये मुकम्मल तरीके से फेयर होगी या कहीं ना कहीं धड़ा मार के जो है वो एक साइड को दबाया जाएगा और किसी ना किसी मुल्ज़िमान को या मुद्दई को उसका एज दिया जाएगा? जितनी नज़रें इस केस पे लग गई हुई हैं, जितना मीडिया इस टाइम फास्ट है और हर लम्हा ब लम्हा जो बदलती सूरत हाल है उस पर बातें हो रही हैं, तो पुलिस को भी इस वक्त बहुत सोच समझ के चल रही है फैसले करना और रही बात धड़े बंदे की, धड़े बंदे इस अंदाज में नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई लोग इसमें पुलिस अफसरान इन्वॉल्व हैं। चंद एक पुलिस अफसरान ज़रूर हैं जो तीफी बट ग्रुप के साथ हैं या उनकी हमदर्दियाँ तीफी बट ग्रुप के साथ हैं, तो उनको वार्निंग मिल चुकी हुई है कि ये बहुत दिन पहले भी बात कर दी है कि न्यूट्रल हो जाओ। लिहाजा इस वक्त पुलिस को भी ये पता है कि अगर हम कोई लूज शॉट खेलेंगे तो मीडिया है हमारा पर्दा चाक कर देगी, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी ग्रुप को सपोर्ट देने के लिए। सो इस वक्त मेरिट भी चल रहे हैं दोनों वालों से, और वो अब पुलिस का टारगेट सिर्फ इन मामलात की तफ्तीश नहीं है, पुलिस का ये कड़ा इम्तिहान इन फ्यूचर के नुकसान से बचने के लिए भी है, क्योंकि जो किरदार पुलिस ने अदा करना है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वो आपने और हमने तो नहीं करना। तो उस हवाले से उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए हुए हैं, उन्होंने स्ट्रेटजीज़ भी ऐसी बनाई हुई हैं कि वो सर उठाने नहीं देंगे। ठीक है, पाशा साहब की बड़ी गुफ्तगू कमाल की थी और मैं इनकी बात पे यकीन इसलिए करता हूँ कि आने वाले टाइम से पहले ये कुछ हिडन मैसेज अपने सोशल मीडिया की स्क्रीन की जीनत करते हैं, ट्रेस और गल वध गई है और वो यकीनन हो भी जाती हैं। पाशा साहब, लास्ट में जाते हुए दोनों ख़ानदानों की बात की जाए तो इनके पास बेपनाह दौलत, बेपनाह शोहरत, हर चीज़ है, लेकिन एक सवालिया निशान ये है कि आज भी इनके डेरे वीरान पड़े हुए हैं, ना वहाँ कोई बंदा है ना परिंदा। ये मैं समझता हूँ ये एक सबक है, ना सिर्फ इन दोनों ख़ानदानों के लिए बल्कि हर उस ख़ानदान के लिए एक सबक है कि जो दुश्मनियों को प्रमोट करते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने कि अरबों रुपए की जदादें, इतने इतने बड़े आलीशान डेरे एक अरसे से बंद पड़े, वीरान हैं, सारे के सारे मेन किरदार हैं, मफरूर हैं। तो कैसी बदकिस्मती है, फिर मैं ये कहूँगा है तो बड़ी तल्ख बात कि आप लोग इतना कुछ होने के बावजूद, इतने नामवर होने के बावजूद आप लोग अपने घरों में एक रात नहीं गुजार सकते। ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो जो चीज़ें जो इंसान एक ख्वाहिश रखता है अपने दिल में, एक आम आदमी रखता है, इन लोगों की वो ख्वाहिशात ही नहीं, क्योंकि वो सारी ख्वाहिशात तो पूरी हुई हुई हैं। उन लोगों के लिए किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना कोई मसला ही नहीं है। ख्वाहिशात तो उनकी लिए मुश्किलात होती हैं, जैसे शूटर्स हैं, गरीब लोग, उन्होंने पैसे के लालच में, घर के लालच में आके इतना बड़ा काम कर दिया और ये भी ना सोचा कि जो अब उनकी फैमिली है वो सर्वाइव किस तरह करेगी। अब जो हालात अजहर के यहाँ घर मिले भी नहीं, ठीक है, अलियास के यहाँ अजहर के जो हालात या इनकी बैकग्राउंड आप लोग ही सामने लाए हैं सारे, कहीं उन्हें मौके पे पहुँच के उनके मलेदारों के भी इंटरव्यू किए हैं, वो उनकी तो फैमिलीज इस केस की पैरवी नहीं कर सकती। उन्होंने कहाँ से केस चलाना है, रुल गया ना, ख़ानदान रुल गए। और ओवरऑल देखें इस दुश्मनी में जहाँ लाशें गिरी हैं, वहाँ जो मुल्ज़मान इसमें मुलव्वस हैं और जो लोग अब अंदर भी हैं, माजी में भी अब भी, उनकी सारी फैमिलियाँ डिस्टर्ब हैं। तो ये कोई अच्छा शगुन तो नहीं है, किसी को भी सुकून नहीं है, वो चाहे तीफी बट ग्रुप हो चाहे अमीर बलाज टिप्पू ग्रुप हो। अमीर बलाज की फैमिली को जिन सदमात का सामना है, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आप इस वक्त अमीर बलाज की वालदा की कंडीशन ज़रा अपने माइंड में कंसीव करें क्या होगी, तसव्वुर करें कि एक जवान बेटा मर गया, पहले खौवंद मरा, फिर जवान बेटा मर गया, बाकी बचे दो बेटे, दोनों बेटे कत्ल में नामजद हो गए और दोनों इस वक्त मफरूर हैं। उस घर की इस वक्त क्या कंडीशन होगी, बिल्कुल। आप जावेद भट्ट की फैमिली की कंडीशन को देख लें कि वो दुनिया से चले गए, उनकी बीवी ज़ख्मी हो गई, जावेद भट्ट के बच्चों किस सदमे का शिकार होंगे या उनके दीगर फैमिली मेम्बरान किन सदमात का शिकार होंगे। फिर मैं बात करता हूँ, आप एहसन शाह की फैमिली को देख लें, एहसन शाह का किरदार जो भी था
एक इंसानी जान तो गई। बिल्कुल। क्या उसकी माँ के दिल में जो बीत रही होगी, उसकी बहनों के या उसके भाइयों माँ के, तो माँ है। वो आप या हम लोग वो दर्द नहीं महसूस कर सकते। अब जो शूटर्स अब ये सारी ज़िंदगी जेलों में सड़ेंगे गलेंगे, पीछे जो उनके बच्चे हैं, जिन बच्चों की रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्होंने ये अटैम्प्ट किया, लालच किया कि हमें घर मिल जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा, ना वो घर आया ना वो पैसे आए, पीछे बच्चे रुल गए, किन किन के आसरे पे पलेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही तकलीफ दे बातें हैं और इससे सबक हासिल इन करना चीज़ों से सबक हासिल करना बिल्कुल, चाहिए। इस वक्त जिनके पास पैसा है वो भी बेसुकून है, और जिन्होंने पैसे के हसूल के लिए सारा कुछ किया है अब वो भी आइंदा लाइफ में बेसुकून ही रहेंगे, उनके घर में कोई खुशियाँ तो नहीं होंगी। तो ये चीज़ बहुत तकलीफ दे है। इन चीज़ों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और उन लोगों को भी सबक हासिल करना चाहिए जो दुश्मनियों को लेकर चलते हैं। वो ज़रूरी नहीं ये दो घराने, और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो मुखालफत में चल रहे हैं या किसी का बुरा सोचते हैं। असल चीज़ ये है कि जुर्म की दुनिया में कभी भी खैर नहीं हुई, लड़ाई झगड़ों में कभी भी खैर नहीं होती। वो इंसान खुद नहीं पिसता, वो पीछे पूरी अपनी फैमिली को लेके पिसता रहता है। तो उन फैमिली वालों का पीछे क्या कसूर होता है? अब जो शूटर पकड़े गए हैं जिन्होंने ये इकदाम किया है, उसके बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो नहीं पता था कि हमारा बाप क्या करने जा रहा है। गो के बाप तो ये सोच रहा है ना कि मैं अपने बच्चों को छत दे दूंगा, मुझे घर की लालच दी जा रही है, लेकिन वो चीज़ें वो अपने बच्चों को नहीं दे पाया। उल्टा उन बच्चों के लिए वो खज्जल ख्वारी छोड़ गया कि बच्चे रुल जाएंगे पीछे से। ऐसी अपने बच्चों के लिए अजियत और बेगम के लिए जेल की तकलीफ जो है वो देखे चला गया। नाज़रीन, चुदराहट से ही इस लड़ाई का आगाज़ हुआ लाहौर में राज करने के लिए, और कितने ख़ानदान इसमें पिस के और कितने ख़ानदान मनो मिट्टी चले गए, नीचे चले गए, बेहतर आप जानते हैं। खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी आने वाली पेशन गोइयाँ आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और वो हकीकत पर भी मबनी होती हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।